Hello students. So in this video we will study about the translation. So as I told you that translation is a polymerization of amino acids to form a polypeptide chain, to form a long polypeptide chain, and that polypeptide chain is known as protein. ठीक है, तो मैसेंजर आरएनए से बेसिकली जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होता है, उसे ही हम ट्रांसलेशन बोलते हैं, राइट। सो अमीनो एसिड्स आर जॉइंड बाय अ बॉन्ड, जिसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। कितनी ही बार मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। और जब बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड जो होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, उसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। ये भी मैं बता चुकी हूँ। फॉर्मेशन ऑफ अ पेप्टाइड बॉन्ड रिक्वायर्स एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज गिवन बाय ATP which helps to link the two amino acids together, and the process in which the two amino acids are linked together and a peptide bond is formed between the two amino acids is known as the charging of tRNA or amino acylation of tRNA. So it is the specific process, right? तो समझ लीजिए इसको कैसे कैसे होता है ये, कि जब दो tRNA बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं एक दूसरे के, तो उनके बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है। और उस पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए एनर्जी जो होती है वो कौन देता है? वो ATP देता है। कैसे होता है ये, एक बार इसको समझ लीजिए। देखिए, मान लीजिए ये आपका मैसेंजर RNA है एंड दिस इज़ द 5' एंड एंड दिस इज़ द 3' एंड, और यहाँ पर बहुत सारे बेसिस प्रेजेंट हैं। इन बेसिस में ये 3 जो हैं ये एक कोडोन का वर्क करते हैं। यहीं पर एक एंटी कोडोन लूप लेकर के एक tRNA आता है और उसके tRNA के एडेप्टर मॉलिक्यूल के पास होता है क्या? अमीनो एसिड। वैसे ही दूसरे के पास भी एक और tRNA आता है और उसके यहाँ पर भी प्रेजेंट होता है एक अमीनो एसिड। तो जब ये दोनों tRNA बहुत पास पास आ जाते हैं एक दूसरे के, और इनके अमीनो एसिड जो होते हैं वो भी बिल्कुल पास पास आ जाते हैं, तो दोनों के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म होता है जिसे हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। इसको हम बोल देंगे डाईपेप्टाइड, क्योंकि 2 मोनोमर्स हैं और जब वो आपस में ज्वाइन होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? डाईपेप्टाइड। क्लियर है इतनी बात? ये बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एनर्जी कहाँ से आई? ATP से आई। इसी तरीके से एक और tRNA होगा, यहाँ पर एक और अमीनो एसिड का बॉन्ड फॉर्म होगा। तो इस तरीके से बहुत सारे tRNA जो हैं वो अपने अपने एंटी कोडोन लूप के साथ मैसेंजर RNA के कोडोन के साथ जुड़ते जाएंगे, और उनका जो पर्टिकुलर अमीनो एसिड होता है वो दूसरे अमीनो एसिड के साथ बॉन्ड फॉर्म करके एक पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करता है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। क्लियर है इतनी बात? एक बार हम इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको क्लियर हो रहा होगा। ये डायग्राम आप बहुत ध्यान से समझिए। इस डायग्राम में आपको देखिए यहाँ पर दे रखा है मैसेंजर RNA। तो इस मैसेंजर RNA में दिस इज़ द 5' एंड दिस इज़ द 3' एंड, और इस पर बहुत सारे बेसिस लगे हुए हैं, आपको दिख रहे हैं यहाँ पे CU, CU, UG, GU, CC, इस तरीके से बहुत सारे बेसिस लगे हुए हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं GCA। तो GCA का जो कोडोन है, उसका जो अमीनो एसिड होता है वो क्या है? एलेनिन। तो एलेनिन का ये जो tRNA है, रेड कलर का जो tRNA है, ये इस अपने एंटी कोडोन के साथ मैसेंजर RNA के कोडोन के साथ जुड़ता है, और इस अपने साथ क्या लाता है? एलेनिन को लाता है, जो कि इसका अमीनो एसिड है। वहीं नेक्स्ट जो कोडोन है मैसेंजर RNA का, डेट इज़ GUU, और GUU का अमीनो एसिड होता है वैलिन। अब एलेनिन और वैलिन के बीच में ये आप देख सकते हैं कि एक डाईपेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसी तरीके से देखिए, ये वाला अमीनो एसिड आया, ये सेरीन को छोड़ के चला गया। ये वाला ये वाला tRNA आया, ये सेरीन को छोड़ के चला गया। ये वाला tRNA आया, ये एलेनिन को लेकर आया है। ये वाला tRNA वैलिन को, और जो ये वाला tRNA आ रहा है, ये
ASN को लेकर आ रहा है। तो अलग अलग तरह के tRNA अलग अलग तरह के अमीनो एसिड्स को लेकर आते हैं, और जब ये बिल्कुल क्लोज हो जाते हैं एक दूसरे के, तो इन दोनों के बीच में डाईपेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और डाईपेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होते होते ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है ये फॉर्म हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन। और ये पॉलीपेप्टाइड चेन ही क्या होती है, हमारी प्रोटीन होती है। अब आप लोगों को इसमें मैसेंजर RNA का रोल पता चल गया है, tRNA का रोल पता चल गया है, लेकिन इसमें एक और RNA प्रेजेंट है जिसे हम बोलते हैं राइबोसोमल RNA। ठीक है, तो राइबोसोमल RNA, ये जो ग्रीन कलर का पूरा ये पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको, दिस इज़ राइबोसोमल RNA, या फिर इसको हम बोलते हैं राइबोसोम। तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि राइबोसोम्स की 2 यूनिट्स होती हैं, एक स्मॉलर सब यूनिट, एक लार्जर सब यूनिट। तो वो जो स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट होती हैं, उनका फंक्शन यही होता है, और बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि वो राइबोसोम्स हेल्प्स इन द प्रोटीन सिंथेसिस। तो राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस में एज ए कैटलिस्ट बिहेव करते हैं। तो आपने देखा होगा कि राइबोसोम जो होते हैं वो 80 डिफरेंट प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं, और 2 सब यूनिट्स में एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन सी 2 सब यूनिट्स होती हैं? एक तो होती है स्मॉलर सब यूनिट जो कि मैसेंजर RNA को कैटेलाइज करती है, और दूसरी होती है लार्जर सब यूनिट। लार्जर सब यूनिट में ट्रांसफ़र RNA जो होते हैं वो कैटेलाइज होते हैं। जैसे जैसे ये दोनों राइबोसोमल RNA जो होते हैं, यानी कि दोनों इसकी सब यूनिट आगे बढ़ती जाती हैं, वैसे वैसे ही tRNA जो होते हैं वो अपना वर्क करते हुए, यानी कि अपने अपने अमीनो एसिड को छोड़ते हुए पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करते हुए आगे चलते जाते हैं। ठीक है, तो राइबोसोम्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, और इसकी 2 सब यूनिट्स होती हैं, लार्जर सब यूनिट्स विच हेल्प्स इन द कैटेलाइजिंग ऑफ द मैसेंजर RNA, एंड smaller subunit, it helps in the acts as a catalyst in the messenger RNA, but larger subunit acts as a catalyst in the smaller subunit, वो in the tRNA, right? होपफुली इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। तो ये पूरी प्रोसेस होती है किसके? ट्रांसलेशन की। तो ट्रांसलेशन में इस तरीके से जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो जुड़ते चले जाते हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ठीक है, अब जहाँ से ट्रांसलेशन की शुरुआत होती है, इस पर्टिकुलर एरिया को हम लोग बोलते हैं इनिशिएशन एरिया, और इनिशिएशन के लिए एक पर्टिकुलर कोडोन की रिक्वायरमेंट होती है जिसे हम बोलते हैं AUG, जिसे हम स्टार्ट कोडोन बोलते हैं। लास्ट में एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ पर स्टॉप कोडोन जो होते हैं वो इस प्रोसेस को टर्मिनेट करा देते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को टर्मिनेट करा देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ये मैसेंजर RNA है, और ये इसका 5' एंड है, और ये इसका 3' एंड है, तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है स्टार्ट कोडोन या फिर इनिशिएटर कोडोन AUG, और यहाँ पर होता है स्टॉप कोडोन या फिर टर्मिनेटर कोडोन। कोई सा भी एक कोडोन हो सकता है, तीनों स्टॉप कोडोन में से। ठीक है, बीच का जो इनका रीजन होता है इसको हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेटेड रीजन, यानी कि जहाँ पर ट्रांसलेशन स्टार्ट होती है। अब स्टार्ट कोडोन से पहले का जो रीजन होता है और स्टॉप कोडोन के बाद का जो रीजन होता है उसको हम बोलते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन, यानी कि UTR, जहाँ पर कोई भी ट्रांसलेशन नहीं होती है। ठीक है, फिर से एक बार मैं इसको बता देती हूँ कि UTR क्या होता है। देखिए, ये मैसेंजर RNA है, और मैसेंजर RNA का ये 5' एंड है और ये 3' एंड है। देखिए, यहाँ पर है हमारा स्टार्ट कोडोन, यहाँ पर हमारा स्टॉप कोडोन है, और इनके बीच में ट्रांसलेशन हो रहा है, यहाँ पर ट्रांसलेशन हो रहा है। लेकिन ये वाला जो पोर्शन होता है जहाँ पर ट्रांसलेशन नहीं होता है, यानी कि स्टार्ट कोडोन से तो पहले का और स्टॉप कोडोन से बाद का जो भी रीजन होता है उसको हम बोलते हैं UTR, यानी कि अनट्रांसलेटेड रीजन। द स्टॉप कोडोन कोड्स फॉर द पॉलीपेप्टाइड messenger RNA also has some additional sequences that are not translated, that are referred to as UTRs, यानी कि untranslated regions, and these are present at 5' and
5' end before the start codon and at 3' end after the stop codon। क्लियर है? तो इनको हम क्या बोलते हैं? UTRs बोलते हैं। अब देखिए इनिशिएशन जब भी होती है तो मैंने बताया था कि जो स्टार्ट कोडोन होता है AUG से बाइंड करेगा पहला ट्रांसफ़र RNA, जिसे हम बोलते हैं इनिशिएटर tRNA। और इनिशिएटर tRNA जो होता है वो सबसे पहले रिकॉग्नाइज़ किसको करेगा? AUG को, यानी कि जिसका जो अमीनो एसिड होता है वो मेथियोनिन होता है, उसको ही सबसे पहले ये क्या करेगा? रिकॉग्नाइज़ करेगा, राइट। जैसे जैसे राइबोसोम आगे आगे प्रोसीड होता रहता है वैसे वैसे ही प्रोटीन की सिंथेसिस होती रहती है और कई तरह के कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड जो होते हैं वो लिंक हो जाते हैं tRNA में और बाइंड करते हैं और फॉर्म करते हैं एक पर्टिकुलर प्रोटीन को, ठीक है। जैसा एंटीकोडोन होगा, जिस तरीके का कोडोन होगा उसी तरीके का अमीनो एसिड जो होगा वो ऐड होता है किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन में, ठीक है। तो पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस जो होता है वो DNA को रिप्रेजेंट करता है और मैसेंजर RNA को रिप्रेजेंट करता है। किस तरीके से? पर DNA जो है उसमें जो इन्फॉर्मेशन हुई है वो तो ट्रांसफ़र हुई है किस में? मैसेंजर RNA में, क्योंकि DNA से ही तो मैसेंजर RNA बना है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री ही तो है मैसेंजर RNA। और जो मैसेंजर RNA में इन्फॉर्मेशन होती है वो इन्फॉर्मेशन जाती है कहाँ पर? प्रोटीन में। तो DNA जो है वो ही हमारा जीनोम को कैरी करता है, हमारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। तो DNA से RNA तक और RNA से प्रोटीन तक जो है हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है ये फ्लो करती है, जिसके हम सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। जब ये प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस स्टॉप हो जाती है, यानी कि जहाँ पर स्टॉप कोडोन होते हैं वहाँ पर ये प्रोटीन चेन जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, तो वहाँ पर एक रिलीज़ फैक्टर होता है। ये रिलीज़ फैक्टर जो है होता है ये स्टॉप कोडोन के साथ बाइंड करके इस प्रोसेस को टर्मिनेट कर देता है। जब ये प्रोसेस टर्मिनेट हो जाती है तो पॉलीपेप्टाइड चेन जो फुली फॉर्म पॉलीपेप्टाइड चेन होती है ये रिलीज़ हो जाती है किसमें? साइटोप्लाज्म में। होपफुली इतनी बात क्लियर हुई होगी आप लोगों को। तो ये जो है ये आपका ट्रांसलेशन है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, इसमें हम पढ़ेंगे लैक ऑपरेन, ठीक है।